हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जर्नल एंड लेजर। ये हमारे 11th का बेस चैप्टर है जो आगे 12th में भी काम आता है। तो ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से सीखना है। ये एक फाउंडेशन चैप्टर है जिसके बेसिस पर हम आगे के चैप्टर्स भी अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इसमें हमें शुरू करना है। हम सबसे पहले इसमें जर्नल पढ़ेंगे कि जर्नल क्या होता है। अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में बहुत पहले जब आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सिखाया था तो आपको बताया था एक रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको बताया था कि सारी ट्रांजैक्शंस एक बुक में रिकॉर्ड होती हैं और इस बुक को बोलते हैं जर्नल। तो जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक और इसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है सीक्वेंशियल ऑर्डर में, डेट वाइज। तो जर्नल बेसिकली एक बुक होती है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ये जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जर्नल में टोटल 5 कॉलम्स हमें बनाने होते हैं। कौन कौन से? पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो, शॉर्ट में लिखते हैं LF, चौथा कॉलम डेबिट और 5वां कॉलम क्रेडिट। तो जर्नल में 5 कॉलम्स बनाते हैं हम लोग, डेट, पर्टिकुलर्स, LF यानी कि लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। और जो भी हम इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं डेट वाइज, उस रिकॉर्डिंग की एक ब्रीफ समरी हम लोग लिखते हैं। इस ब्रीफ समरी को जो भी हम ट्रांजैक्शन की लिखते हैं इसे बोलते हैं नरेशन। सो द ब्रीफ समरी ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज नरेशन। तो हम आज कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस सीखेंगे और उन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे कि कैसे हम जर्नल में, जो बुक है जिसमें 5 कॉलम बनाते हैं, कैसे हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और इसे हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। इस रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। तो मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम परचेजेस से रिलेटेड जितनी भी एंट्री हैं उनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखा है गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000। इसका मतलब है हमने गुड्स खरीदे हैं 10,000 रुपये के। इसकी जर्नल एंट्री होती है जब भी हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो हम जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। और हमने ये गुड्स खरीदे हैं 10,000 के, तो इसका मतलब हमने 10,000 रुपये अपना कैश पे करा होगा। तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। डेबिट कॉलम में 10,000 डेबिट के सामने और क्रेडिट कॉलम में 10,000 कैश के सामने। और इसकी नरेशन होती है
being goods purchased। तो हम इस तरह से किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसे बोलते हैं जर्नल एंट्री, इसे बोलते हैं नरेशन। तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। आप इस टू को लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, लेकिन पुराने से प्रथा चली आ रही है टू लगाने की, तो इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आप चाहें तो ये टू ना भी लगाएं तो भी सही रहता है। आप परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर ₹8,000। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब हमें क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम दे रखा होता है, जैसे पहले वाले पार्ट में अगर आप नोटिस करें तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं था, तो इसका मतलब वो हमारी कैश ट्रांजैक्शन थी। लेकिन यहां पे हमने किसी पर्टिकुलर राम से सामान खरीदा है, तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये क्रेडिट परचेज है गुड्स की। तो हम लोग एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब हम कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कैश नहीं पे करा, हमने राम से क्रेडिट पर सामान खरीदा है, तो हम लिखेंगे राम 8,000। तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 टू राम 8,000। नरेशन सेम। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन में पढ़ना है। थर्ड ट्रांजैक्शन में लिखा है फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000। तो आप डिफरेंस देखना सारे बच्चे फर्स्ट और थर्ड का। फर्स्ट में हमने गुड्स खरीदे, तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। लेकिन थर्ड में हमने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर एक पर्टिकुलर एसेट है, तो जब हम एक पर्टिकुलर एसेट खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करते, तो हमें उस फर्नीचर या उस एसेट का नाम लिखना होता है। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद फोर्थ में लिखा है बिल्डिंग, एक फिर से पर्टिकुलर एसेट है, बिल्डिंग खरीदा फ्रॉम मोहन। तो आप नोटिस करें सारे बच्चे, यहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम दे रखा है फॉर ₹12,000। इट मींस ये क्रेडिट परचेज है, आपने कैश नहीं पे करा, ये क्रेडिट परचेज है और आपने बिल्डिंग खरीदी है। तो आपकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, और आपने कैश नहीं पे करा इस बार आपने मोहन से खरीदा है क्रेडिट पर, तो आप लिखेंगे टू मोहन 12,000। तो ये चार तरह की एंट्रीज हैं जो परचेज से रिलेटेड हैं। या तो आप गुड्स परचेज करते हो कैश पर, या आप गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट पर, या कोई पर्टिकुलर परचेज करते हो एसेट का कैश में, या फिर कोई पर्टिकुलर एसेट परचेज करते हो क्रेडिट पर। तो उनकी ये अलग अलग ट्रांजैक्शंस होती हैं। नरेशंस हम हर ट्रांजैक्शन में अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा अभी फोकस जर्नल एंट्री समझने का है। नरेशन में हमेशा सेम रहता है, जो भी हमने परचेज करा वो हम लिख देते हैं। इसके बाद करेंगे अगली ट्रांजैक्शंस सेल से रिलेटेड। तो करते हैं, इसमें लिखा है फर्स्ट ट्रांजैक्शन में गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000। हमने गुड्स बेचे हैं 10,000 रुपये के, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट, और गुड्स को हमने बेचा 10,000 में, तो हमें कैश मिला, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और हमारी सेल्स हो गई 10,000। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड टू राजू फॉर 8,000। तो आप फिर से नोटिस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम यहां पे दे रखा है राजू। हमने राजू को गुड्स बेचे हैं, तो ये कैश में नहीं होगा, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है।
तो आपको राजू को डेबिट करना पड़ेगा, ना कि कैश को डेबिट करना है। तो आप लिखेंगे राजू डेबिट 8000 टू सेल्स अकाउंट 8000, क्योंकि यहां पे आपको कैश नहीं मिला, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आपने राजू को सेल करा। इसके बाद थर्ड में लिखा है बिल्डिंग, एक पर्टिकुलर एसेट दे रखा है, बिल्डिंग वर्थ ₹20,000 वर्थ सोल्ड, आपने बिल्डिंग सेल कर दी तो आपको पैसे मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब आप सेल्स अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर एसेट है, तो आपको इस पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखना पड़ेगा, टू बिल्डिंग अकाउंट। इसी तरह फोर्थ, फर्नीचर वर्थ ₹10,000 वर्थ सोल्ड टू सोनू। यहां पे एक पर्टिकुलर एसेट आपको दे रखा है जो आपने बेचा, और किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम है सोनू को बेचा, तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए आपको लिखना पड़ेगा सोनू डेबिट 10,000 टू, और आपने फर्नीचर सेल करा है तो टू फर्नीचर अकाउंट 10,000। तो इतना क्लियर हो गया पहले सारे बच्चों को? ठीक है। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन, गुड्स। आपने गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर सोल्ड फॉर 6,000। आपने गुड्स जो थे 5,000 के, उन्हें 6,000 का बेचा। तो जब आप गुड्स बेचते हो तो आपको जो एंट्री नंबर 1 करी थी, सेम एंट्री आपको करनी पड़ेगी फिफ्थ पॉइंट में भी। यहां पे कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल दिया है कि ये 5,000 के गुड्स थे जिन्हें आपने 6,000 का बेचा, यानी 1,000 का प्रॉफिट। लेकिन गुड्स को बेचते समय जो भी प्रॉफिट होता है हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, हमें सिर्फ सेल वैल्यू लेनी है 6,000। तो आपकी फिफ्थ में एंट्री बन जाएगी सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगा, वो आपको 6,000 लेना पड़ेगा सेल वैल्यू। एंट्री विल बी सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद सिक्स्थ एंट्री, अगर आप सिक्स्थ एंट्री पढ़ें ध्यान से, उसमें आपको दे रखा है मशीन। इस बार आपने एक पर्टिकुलर एसेट बेचा है, गुड्स नहीं बेचे। मशीन कॉस्टिंग 13,000 वर सोल्ड टू रमेश, और किसी पर्टिकुलर पर्सन को बेचा है कितने रुपए में, फॉर ₹15,000। तो आपने एक पर्टिकुलर एसेट बेचा पॉइंट नंबर 4 की तरह, और किसी पर्टिकुलर पर्सन को बेचा पॉइंट नंबर 4 की तरह। तो आपकी एंट्री होगी रमेश डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब हमने कितने रुपए का बेचा मशीन, 15,000 का, और मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 13,000। तो 13,000 की चीज मैंने 15,000 की बेची, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का। तो आपको ध्यान रखना है, इस वाले केस में हम प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं। जब हम कोई एसेट बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट रिकॉर्ड करना पड़ता है, और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए आप क्रेडिट में लिखेंगे टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे P&L अकाउंट ही लिखते हैं। तो आप रमेश में लिखेंगे डेबिट में 15,000, मशीन में लिखेंगे 13,000, और प्रॉफिट जो आपको हुआ 2,000 वो P&L अकाउंट में। अगर ये आपका लॉस होता तो आप P&L अकाउंट को डेबिट करते, अगर लॉस होता। ये आपका प्रॉफिट है तो आपने इसको क्रेडिट करा टू P&L अकाउंट। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस थी सेल से रिलेटेड, जिसमें गुड्स को सेल करना कैश पर या क्रेडिट पर, एसेट्स को सेल करना कैश पर या क्रेडिट पर, और गुड्स को प्रॉफिट पर सेल करना या एसेट को प्रॉफिट पे सेल करना। इसके बाद नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजैक्शंस करेंगे हम। पहली स्पेशल ट्रांजैक्शन है बैड डेट। इसमें लिखा है मोहन who owed ₹5,000 has become insolvent, he pays 40 पैसा in a rupee in full settlement। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, एक मोहन नाम का आदमी जिसे 5,000 रुपए हमें देने थे, हमारे बिजनेस को किसी मोहन से 5,000 रुपए लेने थे, और वो मोहन अब इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बच्चों बैंकरप्ट, वो अब कुछ भी नहीं दे सकता।
तो ऐसे आदमी से, ऐसे इंसॉल्वेंट मोहन से हमें कितने रुपए मिले? यहां लिखा है ही पेज 40 पैसा इन अ रुपी। 40 पैसा इन अ रुपी का मतलब होता है 40%। तो आपको मोहन से 40% पेमेंट मिल गई। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 40% तो वो आएगा 2000। तो आपको 2000 रुपीज मोहन से मिल गए और आपको लेने कितने थे? 5000। तो आपका कितने का नुकसान हो गया? राइट, 3000। तो इस एंट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जो ये 3000 का आपका नुकसान हुआ है इसे बोलते हैं बैड डेट। तो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं इस एंट्री को? कैश अकाउंट डेबिट, हमें जितने रुपए मिले 2000, बैड डेट अकाउंट डेबिट, जितना हमारा नुकसान हो गया 3000, और टू मोहन से हमें लेने थे टोटल 5000। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होती है बैड डेट के लिए। इसके बाद अगली स्पेशल ट्रांजैक्शन है बैड डेट रिकवर्ड। इसका क्या मतलब होता है? बैड डेट रिकवर्ड का मतलब होता है कि कभी कभी कोई बैड डेट जो हुआ था हमारा आदमी जिसने हमारे पैसे नहीं दिए थे, अगले साल वो हमारे पैसे दे देता है। तो इसकी ट्रांजैक्शन में लिखा है रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। इसका मतलब है किसी ने हमारे पैसे नहीं दिए थे, वो बैड डेट था पिछले साल 9000, लेकिन उसने हमारे पैसे इस साल दे दिए, तो हमें 9000 रुपये रिसीव हो गए। तो इसकी एंट्री करते हैं हम लोग कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पैसे मिले। टू, कैसे मिले पैसे? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। इसमें आप सारे बच्चे नोटिस करना एक चीज ध्यान से, मैं अभी नरेशन नहीं लिख रहा हूं किसी भी ट्रांजैक्शन की। नरेशन हर ट्रांजैक्शन की अलग अलग होती है और इसमें आपको ब्रीफ समरी लिखनी होती है। तो अभी हमारा फोकस ट्रांजैक्शंस को समझने में है। नरेशन तो सिंपल ट्रांजैक्शन की समरी लिखी जाती है। चलिए जी, इसके बाद अगली स्पेशल ट्रांजैक्शन नंबर 3, इसमें लिखा है कैश ऑफ ₹10,000 was withdrawn by proprietor for personal use। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे बिजनेस में से कुछ पैसे, सपोज 10,000 रुपये, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल या घर के किसी भी यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है। तो यह आपने पहले सीख रखी है टर्म, इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए तो हमारा कैश 10,000 कम हो जाएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन है पेमेंट्स ऑन अकाउंट एंड पेमेंट्स इन फुल सेटलमेंट। इसका क्या मतलब है, मैं आपको दो ट्रांजैक्शंस इसमें दिखाता हूं। पहले ट्रांजैक्शन में लिखा है रिसीव्ड ₹9900 फ्रॉम हरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज 10,000। इसका मतलब होता है बच्चों, किसी हरी नाम के व्यक्ति से आपको 10,000 रुपीज लेने थे, पर आपने उससे 9900 रुपये लिए और फुल सेटलमेंट का मतलब कि अब आपने उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब हरी आपको कभी भी और कोई पैसे नहीं देगा। तो हरी से आपका रिश्ता खत्म। 10,000 लेने थे बट आपने 9900 लिया इन फुल सेटलमेंट। तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट। हमें कितने रुपए मिले? 9900। क्या इसमें हमारा कोई नुकसान हुआ? हाँ जी, बिल्कुल सही, 100 रुपए। 10,000 लेने थे लेकिन हमें मिले सिर्फ 9900। तो 100 रुपए का जो हमें नुकसान हुआ, इसे बोलते हैं या इसे रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नाम से।
100 रुपये, और टू हरी, हमें हरी से कितने रुपए लेने थे टोटल? 10,000। तो इस जर्नल एंट्री में हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 9900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100, टू हरी 10,000। अब अगर आप सेम नीचे की ट्रांजेक्शन पढ़ो, सेम लैंग्वेज, इसमें लिखा है रिसीव्ड 9900 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹10,000। यहां पे फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा है, सारे बच्चे नोटिस करना, यहां पे फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा है। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि श्याम से 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन उसने अभी आपको 9900 दे दिए। सिंपल, ये फुल सेटलमेंट नहीं है, आपको सिंपल 9900 श्याम से रिसीव हुए, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 9900 टू श्याम 9900। इसमें आपका फुल सेटलमेंट नहीं है, ध्यान रखना सारे बच्चे। तो इसमें आपको कोई भी डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ठीक है। इसके बाद अगला स्पेशल ट्रांजैक्शन फिफ्थ, इसमें लिखा है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, या गुड्स यूज टू मेक एन एसेट। तो मैं आपको बताता हूं, जब हम अपने बिजनेस में कुछ गुड्स खरीदते हैं तो हम लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखा था। अब कभी कभी क्या होता है, ये गुड्स हमसे दूर, हमारे बिजनेस से दूर चला जाता है। कैसे? पहले केस में लिखा है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, तो जो प्रोप्राइटर या मालिक होता है वो कुछ गुड्स अपने पर्सनल घर के यूज के लिए ले जाएगा। दूसरा लिखा है गुड्स गिवन एज चैरिटी, कभी कभी आप अपने गुड्स किसी को चैरिटी में दे देते हो, एज ए डोनेशन दे देते हो। तीसरा लिखा है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, बहुत सी कंपनियां अपने गुड्स को कभी कभी एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने कस्टमर्स को या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को। और चौथा लिखा है गुड्स यूज टू मेक एन एसेट, कभी कभी कोई गुड्स आपके बिजनेस में ही किसी पर्टिकुलर एसेट को बनाने में यूज हो जाते हैं। से फर्नीचर, आपके पास कुछ वुड्स, लकड़ियां रखी थी, गुड्स थे, वो गुड्स आपने फर्नीचर बनाने में यूज कर लिए। तो किसी भी तरह से आपका गुड्स आपसे दूर जा सकता है। तो अलग अलग केसेस में, इन चारों ही अलग केसेस में अगर मैं आपको 4 अलग अलग केसेस बताऊं, चाहे पर्सनल यूज हो, चाहे चैरिटी हो, चाहे फ्री सैंपल हो, या फिर एसेट बनाने का यूज हो, इन चारों ही केसेस में हमें क्रेडिट साइड पर यानी टू करके परचेज अकाउंट लिखना होता है। चारों ही केसेस में आपको टू यानी कि क्रेडिट साइड पर लिखना होगा परचेज अकाउंट। और डेबिट आपको क्या करना होता है, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? राइट, ड्रॉइंग्स। तो फर्स्ट केस में आपकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। दूसरे केस में लिखा है गुड्स गिवन एज चैरिटी, अगर आपने गुड्स को चैरिटी में दे दिया तो आप एंट्री करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। थर्ड केस में लिखा है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, अगर आपने अपने गुड्स अपने कस्टमर्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सैंपल की तरह दे दिए, तो आप लिखते हैं इसको एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। या फोर्थ केस में लिखा है गुड्स यूज टू मेक एसेट, आपका गुड किसी पर्टिकुलर एसेट बनाने में यूज हो गया, तो आप लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यानी सारे ही केसेस में क्रेडिट साइड पर तो परचेज अकाउंट ही आएगा
और डेबिट साइड में आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे जो भी केस दे रखा हो। तो ये है सारी चीजें जो हमें सीखनी थी। ये बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले आपको सिखाया था कि जर्नल एक बुक है, इसमें रिकॉर्ड होने वाली एंट्री को जर्नल एंट्री कहते हैं, और जिसमें हर ट्रांजैक्शन की एक ब्रीफ समरी होती है जिसे नरेशन बोलते हैं। जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद आपने परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सीखे। जब आप गुड्स खरीदते हैं कैश में तो ये एंट्री, जब आप गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पर, किसी आदमी का नाम दे रखा होता है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, तो आप करते हैं ये एंट्री। थर्ड आपने सीखा, अगर आप कोई पर्टिकुलर एसेट खरीदेंगे तो आपको उस एसेट का नाम लिखना पड़ेगा। और फोर्थ केस में आपने एसेट खरीदा क्रेडिट पर, तो ये एंट्री। तो ये 4 एंट्रीज पहले आपने सीखी थी परचेज की। उसके बाद आपने सेल की अलग अलग एंट्रीज, अलग अलग केसेस सीखे थे। या तो आप सेल करते हो कैश पर, या फिर आप सामान सेल करते हो क्रेडिट पर। फिर आपने सीखा पर्टिकुलर एसेट अगर आप बेचते हो कैश पर, या पर्टिकुलर एसेट बेचते हो क्रेडिट पर। फिर आपने सीखा अगर आप गुड्स बेचते हो और उसमें प्रॉफिट होता है तो उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप कोई एसेट बेचते हो प्रॉफिट पर तो उसे प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपने सेल्स की एंट्री सीखी थी। इसके बाद स्पेशल ट्रांजैक्शन में आपने एक सीखा है बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है जब कोई पैसे हमारे नहीं दे पाता इंसॉल्वेंट होने की वजह से। तो इसमें एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मोहन, जिससे हमें पैसे लेने थे। फिर आपने सीखा बैड डेट रिकवर्ड। अगर कोई आदमी पिछले साल बैड डेट था और इस साल उसने हमें पैसे दिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। थर्ड ट्रांजैक्शन थी अगर हमारा प्रोप्राइटर कैश विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फोर्थ आपने सीखा सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट्स ऑन अकाउंट या पेमेंट इन फुल सेटलमेंट। इसमें अगर आपको किसी से पैसे मिलते हैं फुल सेटलमेंट में तो आपको डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेकिन अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा तो आप डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और लास्ट स्पेशल ट्रीटमेंट आपने सीखा गुड्स से रिलेटेड कि अगर गुड्स को पर्सनल यूज या चैरिटी या फ्री सैंपल या एसेट बनाने में यूज कर लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। इन चारों ही केसेस में परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट में आप क्या लिखेंगे। अगर पर्सनल यूज के लिए करा तो ड्राइंग्स, चैरिटी के लिए करा तो चैरिटी, फ्री सैंपल दिया तो एडवर्टाइजमेंट, और अगर एसेट बनाने में यूज करा तो एसेट अकाउंट। तो ये कुछ चीजें हैं जर्नल एंट्रीज की जिसमें हमने बेसिक वाली और कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस कवर करी हैं। आगे की स्पेशल ट्रांजैक्शंस फिर हम वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, और हमने ये गुड्स खरीदे हैं 10,000 के, तो इसका मतलब हमने 10,000 रुपए अपना कैश पे करा होगा, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। डेबिट कॉलम में 10,000 डेबिट के सामने और क्रेडिट कॉलम में 10,000 कैश के सामने, और इसकी नरेशन होती है बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो हम इस तरह से किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसे बोलते हैं जर्नल एंट्री, इसे बोलते हैं नरेशन। तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। आप इस टू को लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, लेकिन पुराने से प्रथा चली आ रही है टू लगाने की, तो इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आप चाहें तो ये टू ना भी लगाएं तो भी सही रहता है। आप परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर ₹8,000। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स,
जब हमें क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम दे रखा होता है, जैसे पहले वाले पार्ट में अगर आप नोटिस करें तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं था, तो इसका मतलब वो हमारी कैश ट्रांजैक्शन थी। लेकिन यहां पे हमने किसी पर्टिकुलर राम से सामान खरीदा है, तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये क्रेडिट परचेज है गुड्स की। तो हम लोग एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब हम कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कैश नहीं पे करा, हमने राम से क्रेडिट पर सामान खरीदा है, तो हम लिखेंगे राम 8000। तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 8000 टू राम 8000, नरेशन सेम। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन में पढ़ना है। थर्ड ट्रांजैक्शन में लिखा है फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000। तो आप डिफरेंस देखना सारे बच्चे फर्स्ट और थर्ड का। फर्स्ट में हमने गुड्स खरीदे, तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। लेकिन थर्ड में हमने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर एक पर्टिकुलर एसेट है, तो जब हम एक पर्टिकुलर एसेट खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करते, तो हमें उस फर्नीचर या उस एसेट का नाम लिखना होता है। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद फोर्थ में लिखा है बिल्डिंग, एक फिर से पर्टिकुलर एसेट है, बिल्डिंग खरीदा फ्रॉम मोहन। तो आप नोटिस करें सारे बच्चे, यहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम दे रखा है फॉर ₹12,000। इट मींस ये क्रेडिट परचेज है, आपने कैश नहीं पे करा, ये क्रेडिट परचेज है और आपने बिल्डिंग खरीदी है। तो आपकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, और आपने कैश नहीं पे करा इस बार आपने मोहन से खरीदा है क्रेडिट पर, तो आप लिखेंगे टू मोहन 12,000। तो ये 4 तरह की एंट्रीज हैं जो परचेज से रिलेटेड हैं। या तो आप गुड्स परचेज करते हो कैश पर, या आप गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट पर, या कोई पर्टिकुलर परचेज करते हो एसेट का कैश में, या फिर कोई पर्टिकुलर एसेट परचेज करते हो क्रेडिट पर। तो उनकी ये अलग अलग ट्रांजैक्शंस होती हैं। नरेशंस हम हर ट्रांजैक्शन में अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा अभी फोकस जर्नल एंट्री समझने का है। नरेशन में हमेशा सेम रहता है, जो भी हमने परचेज करा वो हम लिख देते हैं। इसके बाद करेंगे अगली ट्रांजैक्शंस सेल से रिलेटेड। तो करते हैं, इसमें लिखा है फर्स्ट ट्रांजैक्शन में गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000। हमने गुड्स बेचे हैं 10,000 रुपये के, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट, और गुड्स को हमने बेचा 10,000 में, तो हमें कैश मिला, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और हमारी सेल्स हो गई 10,000। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड टू राजू फॉर 8,000। तो आप फिर से नोटिस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम यहां पे दे रखा है राजू, हमने राजू को गुड्स बेचे हैं, तो ये कैश में नहीं होगा, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो आपको राजू को डेबिट करना पड़ेगा, ना कि कैश को डेबिट करना है। तो आप लिखेंगे राजू डेबिट 8,000 टू सेल्स अकाउंट 8,000, क्योंकि यहां पे आपको कैश नहीं मिला, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आपने राजू को सेल करा। इसके बाद थर्ड में लिखा है बिल्डिंग, एक पर्टिकुलर एसेट दे रखा है, बिल्डिंग वर्थ ₹20,000 वर्थ सोल्ड। आपने बिल्डिंग सेल कर दी तो आपको पैसे मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब आप सेल्स अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर एसेट है, तो आपको इस पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखना पड़ेगा टू बिल्डिंग अकाउंट। इसी तरह फोर्थ, फर्नीचर वर्थ ₹10,000 वर सोल्ड टू सोनू।
यहां पे एक पर्टिकुलर एसेट आपको दे रखा है जो आपने बेचा, और किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम है सोनू को बेचा, तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए आपको लिखना पड़ेगा सोनू डेबिट 10,000 टू, और आपने फर्नीचर सेल करा है तो टू फर्नीचर अकाउंट 10,000। तो इतना क्लियर हो गया पहले सारे बच्चों को? ठीक है। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन, गुड्स। आपने गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर सोल्ड फॉर 6,000। आपने गुड्स जो थे 5,000 के, उन्हें 6,000 का बेचा। तो जब आप गुड्स बेचते हो तो आपको जो एंट्री नंबर 1 करी थी, सेम एंट्री आपको करनी पड़ेगी फिफ्थ पॉइंट में भी। यहां पे कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल दिया है कि ये 5,000 के गुड्स थे जिन्हें आपने 6,000 का बेचा, यानी 1,000 का प्रॉफिट। लेकिन गुड्स को बेचते समय जो भी प्रॉफिट होता है हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, हमें सिर्फ सेल वैल्यू लेनी है 6,000। तो आपकी फिफ्थ में एंट्री बन जाएगी सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगा, वो आपको 6,000 लेना पड़ेगा सेल वैल्यू। एंट्री विल बी सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद सिक्स्थ एंट्री, अगर आप सिक्स्थ एंट्री पढ़ें ध्यान से, उसमें आपको दे रखा है मशीन। इस बार आपने एक पर्टिकुलर एसेट बेचा है, गुड्स नहीं बेचे। मशीन कॉस्टिंग 13,000 वर सोल्ड टू रमेश, और किसी पर्टिकुलर पर्सन को बेचा है कितने रुपए में? फॉर रुपी 15,000। तो आपने एक पर्टिकुलर एसेट बेचा पॉइंट नंबर 4 की तरह, और किसी पर्टिकुलर पर्सन को बेचा पॉइंट नंबर 4 की तरह। तो आपकी एंट्री होगी रमेश डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब हमने कितने रुपए का बेचा मशीन? 15,000 का, और मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 13,000। तो 13,000 की चीज मैंने 15,000 की बेची, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 2,000 का। तो आपको ध्यान रखना है, इस वाले केस में हम प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं। जब हम कोई एसेट बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट रिकॉर्ड करना पड़ता है, और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए आप क्रेडिट में लिखेंगे टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे P&L अकाउंट ही लिखते हैं। तो आप रमेश में लिखेंगे डेबिट में 15,000, मशीन में लिखेंगे 13,000, और प्रॉफिट जो आपको हुआ 2,000 वो P&L अकाउंट में। अगर ये आपका लॉस होता तो आप P&L अकाउंट को डेबिट करते, अगर लॉस होता। ये आपका प्रॉफिट है तो आपने इसको क्रेडिट करा टू P&L अकाउंट। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस थी सेल से रिलेटेड, जिसमें गुड्स को सेल करना कैश पर या क्रेडिट पर, एसेट्स को सेल करना कैश पर या क्रेडिट पर, और गुड्स को प्रॉफिट पर सेल करना या एसेट को प्रॉफिट पे सेल करना। इसके बाद नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजैक्शंस करेंगे हम। पहली स्पेशल ट्रांजैक्शन है बैड डेट। इसमें लिखा है मोहन who owed rupee 5,000 has become insolvent, he pays 40 पैसा in a rupee in full settlement। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, एक मोहन नाम का आदमी जिसे 5,000 रुपए हमें देने थे, हमारे बिजनेस को किसी मोहन से 5,000 रुपए लेने थे, और वो मोहन अब इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बच्चों बैंकरप्ट, वो अब कुछ भी नहीं दे सकता। तो ऐसे आदमी से, ऐसे इंसॉल्वेंट मोहन से हमें कितने रुपए मिले? यहां लिखा है ही पेज 40 पैसा इन अ रुपी। 40 पैसा इन अ रुपी का मतलब होता है 40%। तो आपको मोहन से 40% पेमेंट मिल गई। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 40%, तो वो आएगा 2,000। तो आपको 2,000 रुपीज मोहन से मिल गए, और आपको लेने कितने थे? 5,000। तो आपका कितने का नुकसान हो गया? राइट, 3,000। तो इस एंट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जो ये 3,000 का आपका नुकसान हुआ है, इसे बोलते हैं बैड डेट। तो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं इस एंट्री को?
कैश अकाउंट डेबिट, हमें जितने रुपए मिले 2000, बैड डेट अकाउंट डेबिट, जितना हमारा नुकसान हो गया 3000, और 2 मोहन से हमें लेने थे टोटल 5000। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होती है बैड डेट की। इसके बाद अगली स्पेशल ट्रांजैक्शन है बैड डेट रिकवर्ड। इसका क्या मतलब होता है? बैड डेट रिकवर्ड का मतलब होता है कि कभी कभी कोई बैड डेट जो हुआ था हमारा आदमी जिसने हमारे पैसे नहीं दिए थे, अगले साल वो हमारे पैसे दे देता है। तो इसकी ट्रांजैक्शन में लिखा है रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। इसका मतलब है किसी ने हमारे पैसे नहीं दिए थे, वो बैड डेट था पिछले साल 9000, लेकिन उसने हमारे पैसे इस साल दे दिए, तो हमें 9000 रुपये रिसीव हो गए। तो इसकी एंट्री करते हैं हम लोग कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पैसे मिले। 2 कैसे मिले पैसे? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट 2 बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। इसमें आप सारे बच्चे नोटिस करना एक चीज ध्यान से, मैं अभी नरेशन नहीं लिख रहा हूं किसी भी ट्रांजैक्शन की। नरेशन हर ट्रांजैक्शन की अलग अलग होती है और इसमें आपको ब्रीफ समरी लिखनी होती है। तो अभी हमारा फोकस ट्रांजैक्शंस को समझने में है। नरेशन तो सिंपल ट्रांजैक्शन की समरी लिखी जाती है। चलिए जी, इसके बाद अगली स्पेशल ट्रांजैक्शन नंबर 3, इसमें लिखा है कैश ऑफ ₹10,000 was withdrawn by proprietor for personal use। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे बिजनेस में से कुछ पैसे, सपोज 10,000 रुपये, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल या घर के किसी भी यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है। तो यह आपने पहले सीख रखी है टर्म, इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2 कैश अकाउंट। हमने 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए तो हमारा कैश 10,000 कम हो जाएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2 कैश अकाउंट। इसके बाद 4th ट्रांजैक्शन है पेमेंट्स ऑन अकाउंट एंड पेमेंट्स इन फुल सेटलमेंट। इसका क्या मतलब है, मैं आपको 2 ट्रांजैक्शंस इसमें दिखाता हूं। पहले ट्रांजैक्शन में लिखा है रिसीव्ड ₹9900 फ्रॉम हरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज 10,000। इसका मतलब होता है बच्चों, किसी हरी नाम के व्यक्ति से आपको 10,000 रुपीज लेने थे, पर आपने उससे 9900 रुपये लिए, और फुल सेटलमेंट का मतलब कि अब आपने उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब हरी आपको कभी भी और कोई पैसे नहीं देगा। तो हरी से आपका रिश्ता खत्म। 10,000 लेने थे बट आपने 9900 लिया इन फुल सेटलमेंट। तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट। हमें कितने रुपए मिले? 9900। क्या इसमें हमारा कोई नुकसान हुआ? हाँ जी, बिल्कुल सही, 100 रुपए। 10,000 लेने थे लेकिन हमें मिले सिर्फ 9900। तो 100 रुपए का जो हमें नुकसान हुआ, इसे बोलते हैं या इसे रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नाम से। 100 रुपए। और 2 हरी, हमें हरी से कितने रुपए लेने थे टोटल? 10,000। तो इस जर्नल एंट्री में हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 9900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100, 2 हरी 10,000। अब अगर आप सेम नीचे की ट्रांजैक्शन पढ़ो, सेम लैंग्वेज, इसमें लिखा है रिसीव्ड 9900 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹10,000। यहां पे फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा है, सारे बच्चे नोटिस करना, यहां पे फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा है। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि श्याम से 10,000 रुपए लेने थे लेकिन उसने अभी आपको 9900 दे दिए। सिंपल, ये फुल सेटलमेंट नहीं है, आपको सिंपल 9900 श्याम से रिसीव हुए। तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट
9900, टू श्याम 9900। इसमें आपका फुल सेटलमेंट नहीं है, ध्यान रखना सारे बच्चे। तो इसमें आपको कोई भी डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ठीक है। इसके बाद अगला स्पेशल ट्रांजैक्शन फिर इसमें लिखा है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स या गुड्स यूज टू मेक एन एसेट। तो मैं आपको बताता हूं, जब हम अपने बिजनेस में कुछ गुड्स खरीदते हैं तो हम लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखा था। अब कभी कभी क्या होता है, ये गुड्स हमसे दूर, हमारे बिजनेस से दूर चला जाता है। कैसे? पहले केस में लिखा है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, तो जो प्रोप्राइटर या मालिक होता है वो कुछ गुड्स अपने पर्सनल घर के यूज के लिए ले जाएगा। दूसरा लिखा है गुड्स गिवन एज चैरिटी, कभी कभी आप अपने गुड्स किसी को चैरिटी में दे देते हो, एज ए डोनेशन दे देते हो। तीसरा लिखा है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, बहुत सी कंपनियां अपने गुड्स को कभी कभी एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने कस्टमर्स को या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को। और चौथा लिखा है गुड्स यूज टू मेक एन एसेट, कभी कभी कोई गुड्स आपके बिजनेस में ही किसी पर्टिकुलर एसेट को बनाने में यूज हो जाते हैं। से फर्नीचर, आपके पास कुछ वुड्स, लकड़ियां रखी थी, गुड्स थे, वो गुड्स आपने फर्नीचर बनाने में यूज कर लिए। तो किसी भी तरह से आपका गुड्स आपसे दूर जा सकता है। तो अलग अलग केसेस में, इन चारों ही अलग केसेस में अगर मैं आपको चार अलग अलग केसेस बताऊं, चाहे पर्सनल यूज हो, चाहे चैरिटी हो, चाहे फ्री सैंपल हो या फिर एसेट बनाने का यूज हो, इन चारों ही केसेस में हमें क्रेडिट साइड पर यानी टू करके परचेज अकाउंट लिखना होता है। चारों ही केसेस में आपको टू यानी कि क्रेडिट साइड पर लिखना होगा परचेज अकाउंट। और डेबिट आपको क्या करना होता है, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? राइट, ड्रॉइंग्स। तो फर्स्ट केस में आपकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। दूसरे केस में लिखा है गुड्स गिवन एज चैरिटी, अगर आपने गुड्स को चैरिटी में दे दिया तो आप एंट्री करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। थर्ड केस में लिखा है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, अगर आपने अपने गुड्स अपने कस्टमर्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सैंपल की तरह दे दिए, तो आप लिखते हैं इसको एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। या फोर्थ केस में लिखा है गुड्स यूज टू मेक एसेट, आपका गुड किसी पर्टिकुलर एसेट बनाने में यूज हो गया, तो आप लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यानी सारे ही केसेस में क्रेडिट साइड पर तो परचेज अकाउंट ही आएगा और डेबिट साइड में आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे जो भी केस दे रखा हो। तो ये है सारी चीजें जो हमें सीखनी थी, ये बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले आपको सिखाया था कि जर्नल एक बुक है, इसमें रिकॉर्ड होने वाली एंट्री को जर्नल एंट्री कहते हैं और जिसमें हर ट्रांजैक्शन की एक ब्रीफ समरी होती है जिसे नरेशन बोलते हैं। जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद आपने परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सीखे। जब आप गुड्स खरीदते हैं कैश में तो ये एंट्री, जब आप गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पर, किसी आदमी का नाम दे रखा होता है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, तो आप करते हैं ये एंट्री। थर्ड आपने सीखा, अगर आप कोई पर्टिकुलर एसेट खरीदेंगे
तो आपको उस एसेट का नाम लिखना पड़ेगा। और फोर्थ केस में आपने एसेट खरीदा क्रेडिट पर, तो ये एंट्री। तो ये 4 एंट्रीज पहले आपने सीखी थी परचेज की। उसके बाद आपने सेल की अलग अलग एंट्रीज, अलग अलग केसेस सीखे थे। या तो आप सेल करते हो कैश पर, या फिर आप सामान सेल करते हो क्रेडिट पर। फिर आपने सीखा पर्टिकुलर एसेट अगर आप बेचते हो कैश पर, या पर्टिकुलर एसेट बेचते हो क्रेडिट पर। फिर आपने सीखा अगर आप गुड्स बेचते हो और उसमें प्रॉफिट होता है तो उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप कोई एसेट बेचते हो प्रॉफिट पर तो उसे प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपने सेल्स की एंट्री सीखी थी। इसके बाद स्पेशल ट्रांजैक्शन में आपने एक सीखा है बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है जब कोई पैसे हमारे नहीं दे पाता इंसॉल्वेंट होने की वजह से। तो इसमें एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मोहन, जिससे हमें पैसे लेने थे। फिर आपने सीखा बैड डेट रिकवर्ड। अगर कोई आदमी पिछले साल बैड डेट था और इस साल उसने हमें पैसे दिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। थर्ड ट्रांजैक्शन थी अगर हमारा प्रोप्राइटर कैश विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फोर्थ आपने सीखा सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट्स ऑन अकाउंट या पेमेंट इन फुल सेटलमेंट। इसमें अगर आपको किसी से पैसे मिलते हैं फुल सेटलमेंट में तो आपको डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेकिन अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा तो आप डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और लास्ट स्पेशल ट्रीटमेंट आपने सीखा गुड्स से रिलेटेड कि अगर गुड्स को पर्सनल यूज या चैरिटी या फ्री सैंपल या एसेट बनाने में यूज कर लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। इन चारों ही केसेस में परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। और डेबिट में आप क्या लिखेंगे, अगर पर्सनल यूज के लिए करा तो ड्राइंग्स, चैरिटी के लिए करा तो चैरिटी, फ्री सैंपल दिया तो एडवर्टाइजमेंट, और अगर एसेट बनाने में यूज करा तो एसेट अकाउंट। तो ये कुछ चीजें हैं जर्नल एंट्रीज की जिसमें हमने बेसिक वाली और कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस कवर करी हैं। आगे की स्पेशल ट्रांजैक्शंस फिर हम वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।